नियाज अहमद खान, फिजिक्स टीचर, डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल ग्रेड। इस एपिसोड में, वीडियो के इस एपिसोड में हम लोग बायनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बायनेंसी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक वर्ड आएगा जो फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में यूज होगा, जिसको कहते हैं हम लोग फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? जो अपने ही से बह जाता है, अपना शेप को, अपना वॉल्यूम को मेंटेन नहीं कर पाता है, वैसे मटेरियल को हम फ्लूइड कहते हैं। तो ऐसे हमारे पास मटेरियल तीन होते हैं। सॉलिड होता है जो अपने शेप एंड साइज को बरकरार रखता है। दूसरा होता है लिक्विड जो अपना शेप एंड साइज को बरकरार नहीं रख पाता है। एक दूसरा हो गया गैस, ये भी अपने शेप एंड साइज को नहीं रख पाता है। इसका मतलब है फ्लूइड के अंदर हम दो मटेरियल्स को लेंगे, एक होगा लिक्विड और दूसरा हो जाएगा गैस। तो फ्लूइड एक आता है आपका गैस और दूसरा आता है लिक्विड। ये दो चीजों को हम लोग हमेशा फ्लूइड के अंदर रखेंगे। अब आते हैं हम लोग कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग रेगुलर करते हैं, जिसको हम लोग बार बार फील करते हैं कि जब किसी मग को या किसी ग्लास को आप किसी पानी से भरे हुए बाल्टी में डालते हैं तो ऊपर की तरफ आपको एक फोर्स लगता है। आप उस बाल्टी में, उस भरे हुए पानी से भरे हुए बाल्टी में अगर गिलास को डायरेक्टली उसके बेस बॉटम से होते हुए अगर डुबाते हैं या मग को डुबाते हैं तो आप देखते हैं आपको एक फोर्स एक्सर्ट होता है ऊपर की तरफ। ऐसे ही फोर्स को हम लोग बायनेंसी कहते हैं। बायनेंसी को डिफाइन करने का तरीका है कि whenever an object, जब कभी एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में कंप्लीटली, पूरी तरह से या पार्शियली आप डुबाते हैं तो वहां आपको एक ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट, एंटी ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी से अपोजिट अप थ्रस्ट एक आपको लगता है। ऐसी घटना को हम लोग बायनेंसी कहते हैं और उस फोर्स को बाइंड फोर्स कहते हैं। हिंदी स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये उत्प्लावन है। बायनेंसी का मतलब हो गया उत्प्लावन और बाइंड फोर्स हो गया उत्प्लावन बल। तो फिर से डिफाइन करते हैं एक बार। बायनेंसी यानी कि उत्प्लावन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट बीइंग इमर्ज्ड, उसमें डुबाया जा रहा है, बीइंग इमर्ज्ड इन द लिक्विड। लिक्विड में डुबाए जाने वाले ऑब्जेक्ट में जो ऊपर की तरफ अप थ्रस्ट लगता है उसी घटना को हम लोग बायनेंसी कहते हैं और वैसे फोर्स को हम लोग बाइंड फोर्स कहते हैं। अब आते हैं कि बाइंड फोर्स कितना लगता है, ऑब्जेक्ट पे बाइंड फोर्स लगेगा कितना? तो किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला बाइंड फोर्स उतना ही है जितना कि उस लिक्विड का वेट है जिसको हटाया गया है। फिर से वंस मोर, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि उसमें डुबाया जा रहा है, उसके वेट के बराबर ही बाइंड फोर्स होता है। तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जब आप ऑब्जेक्ट को डुबाए तो उसने कुछ लिक्विड हटाया होगा और जितना लिक्विड उसने हटाया होगा अपने को उस जगह पे फिट करने के लिए, उतने के वेट के बराबर ही इस पे आपको बाइंड फोर्स लगेगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक ट्रेन कंपार्टमेंट है जो एकदम कंप्लीटली, जनरल कंपार्टमेंट है जो कंप्लीटली एकदम भरा हुआ है, एक जरा सा भी जगह नहीं है कि आप वहां खड़ा हो सकते हैं। आप थोड़े मोटे आदमी हैं, आपको उस कंपार्टमेंट में फिट होना है, उस कंपार्टमेंट के अंदर आना है। होगा क्या कि आपको सबसे पहले अपने वॉल्यूम के बराबर का स्पेस को खाली करना पड़ेगा। उसके लिए आप सपोज 2 से 3 आदमी को आप रिप्लेस करें, 3 आदमी को आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या वो आदमी इजीली आपको उस कंपार्टमेंट में फिट होने देगा? नहीं, वो अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा और अपने ताकत के बराबर वो आपको धकेल के कंपार्टमेंट से बाहर करने की कोशिश करेगा और आप भी कोशिश करेंगे कि उनको निकाल के उस जगह पे फिट हो जाए। ठीक वही केस यहाँ भी आता है कि जब आप किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करना चाहता है।
और डिस्प्लेस करना चाहता है तो वो लिक्विड अपने वेट के बराबर, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी क्षमता है, और यहाँ क्षमता या ताकत जो है वो वेट से हम लोग काउंट करेंगे, जितना उसका वेट है उस वेट के बराबर एक फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश करता है, और वही बाइंड फोर्स के रूप में नजर आता है। सो बाइंड फोर्स इज अ फोर्स इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है कि जब भी पॉइंट आपको बाइंड फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले आपको उस जितना वॉल्यूम का लिक्विड वो हटाया है उस जगह फिट होने के लिए लिक्विड या फ्लूइड के अंदर, उतने के बराबर, उतना जो लिक्विड आएगा उसके वेट के बराबर ही बाइंड फोर्स होगा। ये एकदम कंफर्म रहेगा। अब रहते हैं कि मेरा वजन 60 kg है, ये हमारा एक्चुअल वेट नहीं है, ये हमारा एक्चुअल वेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे हैं तो हमने एक फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रखा है और वो है गैस, एयर, और जितना गैस को, जितना एयर को हमने डिस्प्लेस किया है उतनी वेट के बराबर हमको एक अप थ्रस्ट लग रहा है, यानी हमारा वेट mg है अगर डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स b लगा हुआ है। सपोज दैट ये मैं हूं गैस में, तो हमारा तो वेट mg हो जाएगा, ये मेरा एक्चुअल वेट है। लेकिन चूंकि हमने यहां से कुछ एयर को डिस्प्लेस कर रखा है तो वो एयर अपने वेट के बराबर एक बाइंड फोर्स लगाएगा, अपने वेट के बराबर। तो मेरा जो एक्चुअल वेट था mg अब कुछ घट जाएगा, यानी कि मेरा जो वेट है, एपारेंट वेट इस वक्त जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो w डैश बराबर w माइनस बाइंड फोर्स के बराबर, इतना वेट मेरा घट चुका है। यानी अगर हम 60 kg कह रहे हैं तो दरअसल मेरा एक्चुअल वेट ये नहीं है, मेरा एक्चुअल वेट है w इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, w डॉट प्लस b, यानी एयर में हम कह तो देते हैं कि हम 60 kg हैं, बट नहीं, ये 60 kg एपारेंट वेट है, क्योंकि हमारे इस वेट में से, हमारा जो एक्चुअल वेट में से उस एयर का वेट माइनस हो चुका है। तो हमारा एक्चुअल वेट पाने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ से हमको पहले अपना जिस कैबिन में हम अपने आप को वेट करेंगे उस कैबिन से एयर को पूरा सक करके बाहर निकाल देंगे, और पूरा जब एयर निकल जाएगा तो हम फ्री हो जाएंगे, हमने किसी को नहीं डिस्प्लेस किया है, तो मेरा जो एक्चुअल वेट है वो आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फैक्टर्स ऑन विच बाइंड फोर्स डिपेंड। अब बाइंड फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले बता देते हैं। नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द लिक्विड। लिक्विड में जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा है, अगर मैं इतना डूबा हूं किसी लिक्विड में तो दरअसल मैं अपने इस पोर्शन के वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो जो बाइंड फोर्स होगा वो उतने ही वॉल्यूम के वेट के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इतना डूब जाता हूं तो अब इतने वॉल्यूम का लिक्विड में डिस्प्लेस कर रहा हूं और उसका वेट डिफरेंट हो जाएगा, तो मेरे पे लगने वाला बाइंड फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं पूरा डूब जाता हूं, पूरे उस फ्लूइड के अंदर आता हूं, तो मैंने अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्लेस किया है, और ऐसे केस में क्या होता है कि बाइंड फोर्स उस पूरे लिक्विड के वेट के बराबर हो जाएगा। तो नंबर 1 ये हो गया कि फैक्टर्स on which bind force depends. Number 8, volume of liquid, volume of object immersed, और दूसरा जो है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस पे तो हम समझ गए कि वॉल्यूम अगर थोड़ा सा, अगर हमने चौक का इतना पार्ट को इमर्ज किया है, छोटा सा पार्ट को, तो ये इतने ही वॉल्यूम का लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा और उस लिक्विड का वेट कम हो जाएगा, यानी हमें लगने इस चौक पे लगने वाला बाइंड फोर्स वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इतना इमर्ज कर देते हैं तो इतना वॉल्यूम का लिक्विड
को इसने डिस्प्लेस किया है और उसका वेट अधिक हो जाएगा, ऐसे केस में बाइंड फोर्स अधिक हो जाएगा। अब आते हैं डेंसिटी। अगर सपोज द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, अगर फ्लूइड हल्का पतला है तो उसका वेट भी, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो फ्लूइड गाढ़ा है तो वैसे केस में हम लोग जो है लगने वाला जो बाइंड फोर्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उस फ्लूइड का वेट बढ़ जाएगा। डेंसिटी के बढ़ने से उस फ्लूइड का वेट बढ़ जाएगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, तो ऐसे केस में लगने वाला बाइंड फोर्स भी बढ़ जाएगा। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन सपोज दैट मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम उसको एक स्प्रिंग बैलेंस से हैंग करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और इसको हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से हैंग किया है, तो इस पर इसका जो पॉइंटर है वो इस जगह पर छू रहा है। सपोज दैट ये 180 ग्राम को शो कर रहा है, नंबर 1। अब इसी स्प्रिंग बैलेंस में से अब हम इसमें एक फ्लूइड डालते हैं। सपोज ये फ्लूइड मैंने इतना तक भर दिया, तो हम पाएंगे कि इसका वेट 165 हो गया, 165 ग्राम हो गया। दैट मीन्स इसमें ये डिक्रीज कर गया, इसका वेट डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि पहले इसके पास सिर्फ और सिर्फ mg काम कर रहा था नीचे की ओर वेट, लेकिन नेक्स्ट टाइम में सेकेंड फिगर में इसमें एक बाइंड फोर्स हो गया। इसने जो इतना लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, इतने वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, इस वॉल्यूम के वेट के बराबर ये है। और तो ये तुम्हारा 165, पहले 180 था, यानी इसको हम टोटल 180 ग्राम वेट मान लेते हैं, और अब ये 165 हो गया। तो 165 हो गया मतलब कि 15 जो है यूनिट का, 15 यूनिट का एक अपवर्ड थ्रस्ट है। तो देख लीजिए इसका अब एपारेंट वेट कितना आ रहा होगा। एपारेंट वेट आ जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 165। सो एपारेंट वेट अब शो कर रहा है 165। अब एक काम करते हैं कि हम इसको कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं फ्लूइड में, कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं फ्लूइड में। तो इसको हम फ्लूइड में कंप्लीटली इमर्स कर दिए। अब ये रीडिंग शो कर रहा है 150 ग्राम वेट। ग्राम वेट होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये अब ये 150 ग्राम, यानी कि टोटल था 180। अब वो 150 शो कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स इस पे लग गया है 30 यूनिट का। तो अब अगर ये 130 यूनिट हो जाता है, सॉरी 30 यूनिट यहाँ माइनस करते हैं, तब ये दिखाएगा 150 ग्राम वेट के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जा रहा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबोते हैं, पार्शियली या फुल्ली, तो उसमें एक ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लग रहा है जो उसको वेट को डिक्रीज कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के वेट को डिक्रीज कर रहा है। और कितने से डिक्रीज करेगा? तो जितना फ्लूइड हटाया है उतने के वेट के बराबर, जितना फ्लूइड हटाया है उतने के वेट के बराबर। ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। अब आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के बारे में एक बहुत फेमस एक बहुत ही फेमस घटना जुड़ा हुआ है, एक कहानी है कि आर्किमिडीज चूंकि यूनान से था, वहाँ पे टब होता था नहाने के लिए, वो डूब करके उस टब के अंदर नहा रहा था।
और नहाते हुए अचानक उसके दिमाग में सबसे पहला बात आया कि वो हल्का महसूस कर रहा है, उसका जो ओरिजिनल वेट है उससे वो कम महसूस कर रहा है। फिर फाइनली उसने उसको वहीं बाथटब के अंदर लेटे लेटे ही वो सोचने लगा कि आखिर मैं हल्का हो गया तो कितना हल्का हो गया। तो उसी ने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि वो उतने वजन से कम हो गया, उसका वेट उतना ही कम हो गया जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर। और इस चीज को पाने के बाद वो खुशी के मारे बस बाथटब से ऐसे ही दौड़ करके निकल गया और यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर भागता चला गया बिना कपड़ों के। तो उसी आर्किमिडीज पर ये प्रिंसिपल है कि आर्किमिडीज ने कहा कि बाइंड फोर्स जो लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed partially or completely in a liquid or fluid, it experiences an upthrust equal to the weight of liquid या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आर्किमिडीज ने ये बहुत आज से 2200 साल पहले ही इस चीज को पहले बता दिया था कि जो लिक्विड जो अपथ्रस्ट लगाता है बॉडी पे, वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर होता है। अब आते हैं कि बाइंड फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक चीज देखते हैं। सबसे पहले कि मान लेते हैं कि एक फ्लूइड में, एक लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को डुबाया गया और इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल वॉल्यूम था उसका स्मॉल वी वॉल्यूम का लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया, मतलब जो डूबा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम स्मॉल वी है। तो अब आप बताइए कि इसने लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया होगा, इसने लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया होगा, जितना वॉल्यूम उसका डूबा है, यानी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इसको हमको वेट तक लेके जाना है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो गया ना, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डूबा है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा जो डिस्प्लेस हो रहा है, इनटू इसमें अगर डेंसिटी ऑफ द, चूंकि हमको वेट लिक्विड का काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो हमें वॉल्यूम का लिक्विड का वॉल्यूम लेना होगा, लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये आपका मास बन गया। वॉल्यूम इनटू मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इसको आप g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो ये आपका वेट बन जाएगा। तो वेट बराबर क्या आता है mg, m के लिए आप क्या निकाल चुके हैं v into rho, और g आपका पहले से, तो दैट इज w इक्वल टू v rho g। तो ये आपका हो गया v rho g, दिस इज द बाइंड फोर्स। ये आपका बाइंड फोर्स के वैल्यू है। फिर से याद कराता हूं कि ये जो वॉल्यूम आप लिक्विड का लेंगे वो कौन सा है, जो जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा है, ऑब्जेक्ट का उस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे, जितना वो डूबा हुआ है उस लिक्विड में वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। दूसरा
मास बनाना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो किसका मास चाहिए यहाँ पे? लिक्विड का, तो लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मास बन गया, और मास को अगर जी से मल्टीप्लाई कर देते तो वो वेट बन जाता है, तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हो गया और यही बाइंड फोर्स हो जाता है। अब आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉट लिए हुए हैं, जहां स्ट्रॉट वो है जिसमें से ओवरफ्लो होने पर वो पानी को किसी एक जगह गिरा देता है, और यहाँ पे हम एक और बीकर रखे हुए हैं, इसको हमने इसके लेवल तक फिल कर दिया। सबसे पहले एक स्प्रिंग बैलेंस के सहारे एक ऑब्जेक्ट को वेट कर लेते हैं, तो ये हो गया। तो सपोज दैट ये इस समय दिखा रहा है W। अब इस ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्ज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट कुछ इसमें इमर्ज कर देते हैं, तो इसमें से लिक्विड कुछ फ्लो आउट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका पॉइंटर जो है वो सपोज दैट W डैश दिख रहा है, तो डिक्रीज कितना हो गया इसका वेट में, जब ये एयर में झूलता हुआ था या फ्री स्पेस में जब इसको वेट किए थे वो W था, अब जब लिक्विड में डुबो कर रहे हैं तो वो W डैश है, तो लॉस इन वेट कितना हो गया? लॉस इन वेट दैट इज W माइनस W डैश। ये लॉस इन वेट किसके वजह से हुआ था? ये बाइंड फोर्स की वजह से। बाइंड फोर्स की वजह से, क्लियर है? अब जब ये बाइंड फोर्स आपका ये कैलकुलेट हो गया, तो हम जानते हैं कि बाइंड फोर्स जो लगा है वो उस लिक्विड के वेट के बराबर है, तो हम लोग इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट को कहीं पे रख के, सपोज दैट मेरे पास एक था, इसमें हमने रख के इसको तौल लिया, ये वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन पे रख करके हमने इसको तौल लिया, तो हम लोग पाएंगे कि इस वेइंग मशीन में तौल करके इसका जो वेट आएगा वो जितना डिक्रीज आया उसके वेट के बराबर आएगा। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो आता है वो अगेन W माइनस W डैश है। अब देखेंगे कि जितना डिफरेंस इन दोनों रीडिंग का आएगा उतना ही इसका वेट के बराबर आएगा, तो इसका मतलब जो बाइंड फोर्स के बराबर, जो वेट ऑफ जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो बाइंड फोर्स के बराबर है, यानी बाइंड फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हेंस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। तो क्लियरली है कि जो लगने वाला बाइंड फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जब भी बाइंड फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हो रहा है उस लिक्विड का वेट कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब वेट कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए क्या? मास इनटू जी। तो जी तो हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब आते हैं मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो चूंकि लिक्विड की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी लिक्विड की चूज करेंगे। अब आते हैं मास वॉल्यूम। तो लिक्विड की वॉल्यूम कहाँ से कैलकुलेट होगी? तो लिक्विड की वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसकी जो वॉल्यूम है वो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डूबा है। तो आप ऑब्जेक्ट का उस वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, जितना डूबा है वही डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ फ्लोटेशन।
तो फ्लोटेशन में आप क्या पाते हैं कि सपोज दैट ये हम तीन डायग्राम बनाते हैं, इसमें तीनों में मैंने एक लिक्विड डाल रखा है, तीन डिफरेंट लिक्विड्स हैं, डेंसिटी तीनों का डिफरेंट है। मान लो इसकी डेंसिटी रो 1 है, इसकी डेंसिटी रो 2 है और इसकी डेंसिटी रो 3 है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली डूब जाता है, जबकि इसमें ये कहीं भी बीच में इसको छोड़ दो वहीं पे तैरता रहता है, और इस लिक्विड में ये ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट वो फ्लोट करता रहता है। तो यहाँ पे ये डूब इसलिए गया कि इनकी इस पे लगने वाला बाइंड फोर्स ऊपर है, इसका वेट जो है वो W है, तो यहाँ पे वेट ऑब्जेक्ट का वो ग्रेटर देन V। ठीक, अब पीछे वहां चलते हैं उस जगह पे जो कंपार्टमेंट वाला हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था। अगर तुम्हारा फोर्स उन तीन लोगों को जो आप डिस्प्लेस कर रहे थे उससे ज्यादा होगा तो आप कंपार्टमेंट में फिट हो जाएंगे, कंपार्टमेंट में आप फिट हो जाएंगे, आप उसमें अंदर तक चले जाएंगे। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स, यानी वो जो लिक्विड हटा रहा है उसके वेट से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि वो उसमें अंदर जाके रह जाएगा, यानी कि वो डूब जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे बाइंड फोर्स B और वेट W ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। तो ठीक वहां पे चलिए उस कंपार्टमेंट में देखते हैं कि वो तीन आदमी जो आपको धकेल रहे थे और आप जो धकेल रहे थे, दोनों जो फोर्स है बैलेंस हो गया, तो ना वो बाहर मूव कर रहा है ना आप बाहर मूव कर रहे हैं। तो वैसे केस में क्या हो कि आप जहां हैं वहीं न्यूट्रल हो जाएंगे। इस केस में क्या था कि आप अंदर तक, अगर आपने अपना फोर्स इंक्रीज रखा तो आप अंदर तक धंसते चले जाएंगे जब तक कि आप कंपार्टमेंट का दूसरे छोर तक नहीं पहुंच जाते। तीसरा, अब यहाँ पे एक केस है, ये बाइंड फोर्स और ये वेट, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट से बाहर रखा गया है। देख लीजिए आपका एक पैर कंपार्टमेंट में है, बाकी आप कंपार्टमेंट से बाहर ही है। रीजन कि आप जिसको डिस्प्लेस करना चाह रहे थे उसका फोर्स यानी उसका वेट आपके वेट से ज्यादा है, यानी यहाँ पे बाइंड फोर्स ग्रेटर देन W। अब इन तीनों केसेस को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बनेगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बनेगा? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विल बी, एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा ऊपर में, यदि आपका वेट या उस ऑब्जेक्ट का वेट बाइंड फोर्स के वेट से कम हो जाए, बाइंड फोर्स से कम हो जाए। तो देखिए यहां तैर रहा है, या एक और कंडीशन है न्यूट्रल ये फ्लोटेशन है, ये भी, यानी कि फ्लोटेशन के केस में आइदर बाइंड फोर्स को ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेट होना चाहिए, तभी आप फ्लोट करेंगे, तभी आप फ्लोट करेंगे। फ्लोट करने के लिए या आइदर बाइंड फोर्स को आपके वेट से बड़ा या आपके बराबर होना चाहिए, तभी आप फ्लोट करेंगे। अगर आपका वेट बाइंड फोर्स से ज्यादा होता है तो वैसे केसेस में आप डूब जाएंगे, यानी कि आप सेटल कर जाएंगे बॉटम की तरफ। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहता है ऑब्जेक्ट will remain floating in a liquid if the bind force is either greater or equal to the weight of the object being immersed। जिसको डुबाया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के वेट से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए बाइंड फोर्स को। नंबर, फिर इसको अगर हम लोग डेंसिटी से देखें, डेंसिटी के टर्म में देखें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है इस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि पूरी डूब गया है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर है, लेकिन इस केस में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऐसे नहीं आया, ये इसी में से आया है। अगर हम लोग देखना चाहे तो सपोज दैट V वॉल्यूम था ऑब्जेक्ट का,
तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V होने से V रो G, ये इसका वेट हो गया ग्रेटर देन इसने जो डिस्प्लेस किया है लिक्विड, इसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वैल्यू उसका वॉल्यूम भी V है, डेंसिटी लिक्विड का रो है G है। आप इसको कैंसिल आउट कीजिए तो रो इज ग्रेटर देन 1। सो कंप्लीटली इमर्ज होने के केस में आप ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है फ्लूइड से अधिक है। इस केस में भी सेम चीज यहां आप रिपीट कर सकते हैं। तो जब आप रिपीट करेंगे तो पाए कि दोनों की डेंसिटी सेम है। अब यहां पर हम इसको पूरा उतना नहीं लेते, इसको पूरा यहां तक तैरता हुआ देते हैं। तो जब बाइंड फोर्स जो बनेगा वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और G, ये बाइंड फोर्स, और ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेन V, क्योंकि ये पूरा मैंने V को डुबा के रखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड G। तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए तो आपको मिलेगा रो 3 इज ग्रेटर देन रो। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि नीडल, एक सुई, वो पानी में डूब जाता है जबकि नाव तैरता रहता है। तो इस कंसेप्ट को बनाने के लिए यहाँ फ्लोटेशन यूज, मतलब हम नाव को तैरा सकते हैं लेकिन उसी से अगर हम लोग सुई बनाते हैं तो वो नहीं तैरता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाकर। ये हमारे पास एक फ्लूइड है, मैंने इसमें एक सुई को डुबोया, एक सुई को इसके ऊपर प्लेस किया। तो ये जो वॉल्यूम रिप्लेस करने वाला है लिक्विड का, जितने वॉल्यूम को रिप्लेस करेगा यानी कि बाइंड फोर्स बनाएगा, वो इसके वेट से कम हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि सुई नीचे सेटल कर जाएगा। फिर बता रहा हूं कि सुई का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है। वो जो लिक्विड डिस्प्लेस करने वाला है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, यानी उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम होने के केस में क्या हो जाएगा कि बाइंड फोर्स कम हो जाएगा, और बाइंड फोर्स कम हो जाएगा तो ये कंडीशन आएगा। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो आपको पता है कि व्हेन वेट इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स देन द ऑब्जेक्ट सेटल एट द बॉटम, यानी ऑब्जेक्ट बॉटम में सेटल कर जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर सपोज दैट इसी सुई के मटेरियल को हम लोगों ने पीट करके पतला कर दिया और उसका वॉल्यूम को नाव के शेप में कर दिया इस केस में, तो ऐसे केसेस में ये नाव को डूबने के लिए बहुत सारा लिक्विड को डिस्प्लेस करना होगा। उस नाव को डूबने के लिए बहुत सारा लिक्विड को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, और उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब ऐसे केस में बाइंड फोर्स जो है वो ग्रेटर देन W हो जाएगा। और ग्रेटर देन W होने का मतलब है कि बाइंड फोर्स को ज्यादा होने का मतलब है कि ये तैरता रह जाएगा, ऊपर की ओर तैरता रह जाएगा। फिर एक और कंडीशन है कि इट इज इजियर टू स्विम इन सी देन पॉन्ड। तालाब में तैरने से ज्यादा आसान है सी में तैरना। ऐसा क्यों? समुद्र में तैरना। तो रीजन ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वो पानी तालाब वाला भी उतना ही रिप्लेस करता है जितना कि आपका समुद्र में। लेकिन आप जानते हैं कि बाइंड फोर्स के लिए जो फार्मूला बना था वो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और G से बना था। अब आते हैं अगर हम इसी चीज को पॉन्ड पर, मतलब तालाब की बात करते हैं, तो वॉल्यूम तो आप उतने डिस्प्लेस कर रहे हैं, G भी उतना ही रहेगा, लेकिन तालाब में जो पानी है वो नॉन सॉल्टी है और उसकी डेंसिटी मान लेते हैं ρ। सेम आप अब जब समुद्र में नहाने के लिए जाते हैं तो समुद्र में नहाने जाते हैं सी पर, तो वहां क्या बाइंड फोर्स आपको लगेगा, वो हो जाएगा वॉल्यूम तो आप उतने भी डिस्प्लेस करेंगे जितना आपका वॉल्यूम है। नंबर 1, G तो वही रहेगा, लेकिन डेंसिटी जो है सी वाटर का वो ρS है। और हम जानते हैं कि ρS इज ग्रेटर देन ρP। पॉन्ड के वाटर की डेंसिटी से सी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में
आपका ये डिवाइड कर लेते हैं, बी पी बाय बी एस इक्वल टू वी रो पी बाय वी रो एस जी। काटिए इसको। आप जानते हैं कि पॉन्ड की डेंसिटी, पॉन्ड में जो वाटर है उसकी डेंसिटी सी से कम है, यानी इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 होगा तो आपका क्या बनेगा, पॉन्ड पे लगने वाला जो बाइंड फोर्स है आपका वो सी में से कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको वहां पे बाइंड फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी आपको तैरने में आसानी होगी, आप डूबेंगे नहीं जल्दी। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे डेंसिटी, जो बार बार इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो डेंसिटी क्या है? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम क्या है, ये एक कंफ्यूजन वाली बात होती है। तो आप सपोज दैट एक क्यूब बनाते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर रखते हैं, ब्रेड्थ 1 मीटर रखते हैं, हाइट 1 मीटर रखते हैं, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 1 × 1 × 1, यानी 1 क्यूबिक मीटर। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको इंच में रखना चाहें तो इंच में भी रख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा इंच क्यूब। अगर आप इसको सेंटीमीटर में रखते हैं तो आपका ये आ जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है 1 यूनिट का, यूनिट आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में जितना मास पैक्ड है, इस यूनिट वॉल्यूम में जितना मास पैक्ड है वो इस मटेरियल की डेंसिटी। अब आते हैं 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे आयरन के लिए मैंने यूनिट वॉल्यूम का एक क्यूब लिया है। आप जानते हैं कि आयरन में जो पार्टिकल्स है, आयरन में जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, वो इतना क्लोजली पैक्ड है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मास को इसमें पैक किया गया है। तो इसका जो वेट हो जाएगा, इसका जो मास हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसी यूनिट वॉल्यूम का एक हम लोग कॉटन का ब्लॉक लेते हैं। तो कॉटन ब्लॉक में आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो स्पेसियस होते हैं। तो यहाँ पे जो पैकिंग है उस कॉटन का वो कम है, इसका मास कम हो जाएगा। तो जितना मास यूनिट वॉल्यूम में, यानी इसकी डेंसिटी अधिक है, इसकी डेंसिटी कम है। रीजन कि यहाँ जो मास पैक्ड है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया इस यूनिट वॉल्यूम में 1 क्यूबिक मीटर में, और इसमें इसका मास कम हो जाएगा क्योंकि इसी 1 क्यूबिक मीटर में मास कम पैक्ड है। तो दिस इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यही आपका डेंसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी के लिए जो फार्मूला बनेगा, डेंसिटी के लिए जो फार्मूला बनेगा, मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास 1 क्यूबिक मीटर का नहीं था, बल्कि कुछ मान लेते हैं v वॉल्यूम का था, और इसका मास m था, तो 1 वॉल्यूम अगर लेते तो क्या मास होता? दैट विल बी m by v। अभी हम इससे पहले 1 क्यूबिक मीटर का मास m लिए थे, तो वो मास ही उसकी डेंसिटी हो रही थी। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि हर चीज का 1 क्यूबिक मीटर बनाना बहुत आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वॉल्यूम चूज कर लिया, उसका मान लेते हैं v है, और मास कैलकुलेट किए m है। तो अगर हम इसी मटेरियल का 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम चूज करते तो क्या आता उसका मास? तो m by v। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो किलोग्राम है, और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, ये ऐसा यूनिट हो गया, यानी कि केजी पर क्यूबिक मीटर। द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज रिलेटिव डेंसिटी। जब आप किसी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ आप कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग उसकी रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ material to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो इसी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या इसका कोई यूनिट आएगा? जी नहीं, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का केजी पर क्यूबिक मीटर इसका रेशियो है, तो वो कट जाएगा, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा। एंड लास्ट वन थिंग कि अगर सपोज दैट किसी की रिलेटिव डेंसिटी अगर सपोज दैट 8.6 दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी 8.6 दिया हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वाटर से 8.6 टाइम है। सपोज अब हम लोग उस मटेरियल का, हम जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इस मटेरियल का अब हम लोग डेंसिटी, तो यहाँ रिलेटिव डेंसिटी बता रहा है कि ये मटेरियल वाटर से 8.6 टाइम हेवियर है, 8.6 टाइम हेवियर है। इसका मतलब मटेरियल की जो डेंसिटी आएगी वो आएगी 8.6 टाइम ऑफ वाटर, दैट इज 8600 kg पर क्यूबिक मीटर। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि मरकरी की बात करते हैं, तो मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी दिया जाता है 13.6, यानी कि मरकरी का अगर हम लोग 1 क्यूबिक मीटर लेते हैं तो वो वाटर के 1 क्यूबिक मीटर से 13.6 टाइम जा रहे होता है, और वाटर के 1 क्यूबिक मीटर का वेट मास होता है 1000 kg, तो मरकरी का 1 क्यूबिक मीटर का वेट हो जाएगा 13.6 टाइम 1000, यानी 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स अब घर में आप लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।